52, 53। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 53, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है। अच्छा ओके 55 से बाकी है। तो देखिए Mr. X withdraws 500 per month each 500 per month at the beginning of each month and Y withdraws 1000 per month at the end of each month। ये तो वर्ल्ड फेमस है। देखो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो अपने I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। बिगिनिंग हो तो 500 लिखेंगे इनटू 12% यानी 10%, सॉरी R यानी 10% है और ये 78/12 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। और इस दूसरे में इंटरेस्ट अगर ढूंढना हो तो इसमें 1000 है लेकिन ये एंड ऑफ ईच मंथ लिखा है तो अपने 66/12 करेंगे। टेल मी द आंसर। 330 वाला 550 वाला आंसर आएगा इसकी, राइट। तो ये आएगा तुम्हारा सी आंसर। इसमें आंसर आता है 325 और इसमें 550, तो आंसर इज सी। देन आफ्टर 56 देखिए अ फर्म हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 फॉर द ईयर 2021, जिसमें से 6,000 नेक्स्ट ईयर का है। अब क्वेश्चन बराबर ध्यान से इसमें पढ़ना, तुम्हें ने जल्दी करते हो तो क्वेश्चन में इन्हें गड़बड़ हो जाती है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ लिखा ये है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो 20,000 अपने इंश्योरेंस लिखते हैं, इसमें से जो प्रीपेड है ना उसको अपने माइनस करेंगे। प्रीपेड कितना है 6,000, उसको माइनस करें तो 14,000 आएगा पीएनएल के, राइट। तो पीएनएल में क्या एंट्री करेंगे अपने 14,000। देन आफ्टर 57 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 233,450, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है। फिर इसके बाद में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और सेल्स दिया है। पता है ये आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना है और ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, पर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे। पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 233,450, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर दूंगा मैं, कितना है 123,100। और मुझे पता है अपने वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग को प्लस कर देते लेकिन क्लोजिंग को माइनस कर देते ना, तो यहाँ पे माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो कितना है वर्क इन प्रोग्रेस 17,500। ओके अब इन सबको टोटल करो, फाइनल आंसर क्या आता है 339,050। ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। अब तुमको जीपी फाइंड आउट करना है, तो जीपी यानी क्या होता है सेल्स में से अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर देगा। तो ये आएगा तुम्हारा 789,000 माइनस 339,050, तो ये 44,9950, ये तुम्हारा आंसर। ये 57th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर देयर आफ्टर अपने 58 वाला देखे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आपको ढूंढना है तो इसके लिए सबसे पहली बात तो अपने ये चेक करते हैं क्या सेल्स नहीं, आप सेल्स भी ना है 788,000 सेल्स। इसमें मैं आपको बता दूं किस तरह से करेंगे अपने। तो देखो पहले आपके पास सेल्स होना चाहिए, सेल्स में से सारे एक्सपेंस माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आएगा। सेल्स इसके अंदर नहीं है तो सेल्स कितना आपने सपोज किया है, मैं बता देता हूं कैसे। देखो इसमें वेजिस माइनस करेंगे, कैरेज इनवर्ड भी माइनस होगा, उसके बाद में परचेज भी माइनस होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक प्लस होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तुम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हो सेल्स के नीचे, तो इसका मतलब सेल्स के साथ वो प्लस होगा। फिर उसके बाद में सैलरी माइनस होगी, उसके बाद में फाइनेंस एक्सपेंस माइनस होंगे, और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो भी माइनस होगा। बस यहाँ तक ये ऐसा करोगे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारी फॉर्मूला बन गई। ये सेल्स में से अपने
क्रेडिट वाली आइटम्स को प्लस करेंगे और डेबिट वाली सारी आइटम जो ट्रेडिंग में और पीएनएल में सबको क्या करेंगे, उसके अंदर से माइनस करेंगे, राइट। ये 58 हुआ। देन आफ्टर 59, आउट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये अपने ने मेन क्वेश्चन में ये किया था, जब बड़ा क्वेश्चन था ने अपने फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में ये किया था, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि परसों पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन। जरा ध्यान से सुनना इसको। देखो कैसा लिखा है कि आउट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10% गुड्स जिसकी मार्केट वैल्यू 15% डिक्रीज हो गई, 35% गुड्स जिसकी मार्केट वैल्यू 10% इंक्रीज हुई है, 25% गुड्स जिसकी मार्केट वैल्यू 1200 है, जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है 1200, लेकिन ये 20% लेस, तो अपने 100 रुपीज को कॉस्ट प्राइस की, बराबर। उस 100 रुपीज में से अपने ये 20 माइनस करें, 20 लेस है ना, तो इसका मतलब ये 80 रुपीज हुई। तो अपने ये देखेंगे कि 80 का अपने को 100 फाइंड आउट करना है, तो 1200 का कितना, अभी 1200 के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो 80, 100 और 1200 का कितना आंसर आता है, 1500 आंसर आता है। नाउ दिस 1500 इज हाउ मच, कितना स्टॉक है, 25% गुड्स की ये प्राइस, टोटल में से 25% गुड्स की ये प्राइस है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर 25% पे मुझे 100 ढूंढना है, तो 1500 पे कितना है, तो 100 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 25, ये कितना आया 6000। नाउ 6000 को मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ, यानी ये 6000 को मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। देखो किस तरह से अलग करेंगे। पहला फर्स्ट वन में क्या लिखा है, 10% गुड्स जिसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है, 10% यानी 600 हुए, जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है 15% डिक्रीज हुई, तो इसमें से 15% माइनस करो तो 510, ये फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। उसके बाद दूसरे में क्या लिखा है कि 35% ऑफ द गुड्स, 35% गुड्स यानी इसके 35%, बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू इंक्रीज बता रहे, इंक्रीज को अपने इग्नोर करते हैं, इंक्रीज को अपने देखते नहीं, तो 35% 6000 का करो तो कितना आता है 2000, तो 2100, राइट। सीधा बात लिख देंगे क्योंकि इंक्रीज को अपने इग्नोर करना है। अब उसके बाद में 25% गुड्स, यानी ये जो बचे ये यहाँ लिखे थे वो, उसकी तो वैल्यू डायरेक्टली 1200 रुपये आपको दे दी गई है। अब मुझे ये बताओ कि तुमने टोटल कितने परसेंटेज कंप्लीट कर लिए, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 70% तुम्हारे हो गए, बट अभी भी 30% के बारे में बाकी है, जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो जिसके बारे में कुछ ना लिखा हो वो 30% की वैल्यू जितनी है उतनी, यानी 1800 का 1800 हो गया, बराबर। अब ये जो भी आया ना, इन सबका अपने क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इन सबको अगर प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर अपने को मिल गया 5610, ये क्लोजिंग स्टॉक। रिपीट, देखो अपने यहाँ से शुरू करते हैं। क्या लिखा है, पहले तो तुम्हारे पास खाली एक ही वैल्यू है 1200 रुपये। अब ये जो 1200 है ना वो भी 20% लेस है, तो मैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू को 100 सपोज करता हूँ, उसमें से 20% लेस यानी कितना हो गया, वो 80 रुपीज हो गया। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, 80 पे मुझे 100 फाइंड आउट करना है, तो 1200 के ऊपर कितना आएगा, तो 1500। बट दिस 1500 इज नॉट एंटायर स्टॉक, ये पूरा स्टॉक नहीं है, ये पूरा स्टॉक नहीं है। कितना स्टॉक है, खाली 25% स्टॉक है। तो हम यहाँ पे 25 पे 100 और 1500 पे कितना ये करें, तो कितना आएगा 6000 आया। अब 6000 को अलग अलग करें, तो पहले 10% है उसकी वैल्यू 15% लेस, तो 600 में से 15% यानी 90, तो ये गया 510। फिर 35% की वैल्यू ज्यादा बता रहे, तो ज्यादा तो इग्नोर करेंगे, तो सीधा 35% अपने 2100 बाहर लिख देंगे। देन आफ्टर 25% लिखा है, उसकी वैल्यू तो हमको दे दी है डायरेक्टली 1200, वो 1200 लिख दिया। तो अब बचे कितने, सब में से बचे कितने, 10, 35, 25 को टोटल करेंगे तो 70% हो, तो 100 में से 30% बचे। दैट 30% की वैल्यू जितनी है उतनी लिखने की, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए। तो 5610 इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 60, देखो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा है कि 10% इन्वेस्टमेंट है,
1 लाख रुपीज के लिख यार। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 लिखा है, बराबर। तो अपने ये देखना है कि डेट कब की है, 1/4 की डेट, 1/4/18 की डेट है। तो 1 लाख के ऊपर अपने 10% इन्वेस्टमेंट है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट अपने को गिनना है, तो ये 10,000 होना चाहिए। बट इन्होंने कितना कैलकुलेट किया, 8,000 कैलकुलेट किया। तो मैं पीएनएल में क्रेडिट साइड के ऊपर क्या करूंगा, 8,000 लिखूंगा, लेकिन 2,000 जो नॉट रिसीव्ड बाकी है ना, जो वो इसको प्लस कर दूंगा। तो अब टोटल में 10,000 की एंट्री करूंगा क्रेडिट साइड पे। अगर तुमको पूछा गया कि एसेट साइड पे कितनी एंट्री आएगी, तो 2,000। एसेट साइड पे कितनी एंट्री आएगी, 2,000, बराबर ने। लेकिन टोटल एंट्री क्रेडिट साइड पे पीएनएल अकाउंट में कितनी आएगी, तो दैट इज 10,000। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 61 देखो। मैं नीचे ऑप्शन भी नहीं देखता, कारण ये है ना कि अगर तुमने सही कैलकुलेशन किया है ना, तो ऑप्शन होगा ही, बराबर नहीं। मैंने अभी यहाँ पे ये चेकअप नहीं किया कि इसमें आंसर ये आता है कि नहीं आता है, समझे। अब यहाँ देखो, इसके बाद में ट्रायल बैलेंस लिखा है, अकाउंटिंग ईयर 2019-20, इट शोज इंश्योरेंस 6,000। सुनना, 6,000 तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम है, जिसको अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन उसमें इंक्लूड्स लिखा है, तो मैं इसमें से 3,600 को अलग कर रहा हूँ। ये 3,600 कब तक का है, 30 जून तक का है। अपना साल कब खत्म होता है, हमारा साल खत्म हो रहा है 31/3/2020 को, और अपने पे कब तक का किया है, 30 जून तक का, यानी 3 महीने का तुमने एडवांस में पेमेंट किया है। तो इसका मतलब 3/12 का, तो ये कितना आएगा, 900 रुपीज आएगा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, चेक करो, कितना अमाउंट इंश्योरेंस का आपने शो करना है पीएनएल में डेबिट साइड पे। तो ये प्रीपेड है, 900 रुपए प्रीपेड, इसमें इंक्लूडेड है, तो मैं अलग तो नहीं लिखूंगा ने, तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा प्रीपेड 900। तो फाइनल आंसर तुम्हारा पीएनएल डेबिट में कितना आना चाहिए, 5,100। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 62, अ डेटर 3,60,000 इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ। अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने तो दो बातें पूछेंगे कि रिसीवर ने अगर 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो बेड डेट कितनी है। बेड डेट का मतलब जो रिसीव करेंगे वो नहीं, जो नहीं मिलेगा वो। तो अगर उसने 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो मतलब बाकी के 50 पैसे अपने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें तुम्हारी 3,60,000 पे अपने 50 पैसे यानी 50/100 नहीं मिलेंगे, तो बेड डेट कितने की हुई, 1,80,000 की तुम्हारी बेड डेट। अगर ये 40% होता कि डिविडेंड तुमको कितना मिल रहा है, 40 पैसे डिविडेंड मिल रहा है, तो 60 पैसे विल बी योर बेड डेट। बेड डेट जो नहीं मिलता वो होती है, जो मिलता है वो बेड डेट नहीं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, सी ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये डायरेक्ट लिखना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या आता है, पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक आता है, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद रखो, ये तुमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में किया था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम स्टार्टिंग में लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, उसमें अपने क्या लिखते हैं, पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद में परचेज, और परचेज के सारे एक्सपेंस भी उसमें ऐड करते हैं अपने, माइनस क्या करते हैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक। अगर स्क्रैप होता है ना, रो मटेरियल का स्क्रैप, या तो मटेरियल रिटर्न किया तो वो माइनस किया जाएगा, मटेरियल अगर रिटर्न किया तो भी माइनस किया जाएगा। लेकिन ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें खाली 3 चीजें पूछिए। तो पहले ओपनिंग स्टॉक, उसमें अपने परचेज को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। ओके, डन, क्लियर। ओके, अब 64 देखें, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। आगे वर्ड कौन सा है, बिफोर, बार बार बोलता हूँ, बिफोर लिखा हो तो सीधा 5%, आफ्टर लिखा हो तो 5/105। बिफोर और आफ्टर का फर्क, तो आपको ये फिगर इस तरह से सेट करके दिए कि दोनों में आंसर आएंगे। अगर तुम 2,10,000 को इंटू 5/105 करोगे ना, तो भी आंसर मिलेगा 10,000। और अगर 2,10,000 को सीधा 5% करोगे ना, तो भी आंसर आएगा तुम्हारा। वो कितना आता है, सीधा यहाँ पे 2,10,000 पे अपने 5% करेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है। अगर आफ्टर लिखा होता तो मैं इसको 5/105 करता,
गॉट इट? समझे? अब 65 एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस पार्टनरशिप डीड। देखो अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं होता, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट नहीं होता, यानी नील दोनों में। लेकिन पार्टनर अगर लोन देता है, पार्टनर अगर लोन देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है 6%। अगर कोई पार्टनर ऐसा बोले कि उसको कमीशन दे रहे तो मुझे भी सैलरी दो, तो ये नहीं होता। जब तक पार्टनरशिप डीड ना होने तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर को, सिवाय कि इनके बीच में एग्रीमेंट किया जाए। तो एग्रीमेंट करना मतलब पार्टनरशिप डीड बनाना। तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कैपिटल और ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट नील। और अगर हमने किसी पार्टनर से लोन ली है तो इस पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, नाउ 65 के बाद 66 लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लाख का मशीन परचेज किया, राइट? उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे किया 10,000 का। तो ये कॉस्ट प्राइस मशीनरी की कितनी होगी? 2,10,000। फिर बाद में हमने एडिशनल मशीन को भी परचेज किया 61,000 के। $61,000 के मशीन को परचेज किया, लेकिन ये परचेज किया एक साथ 17 को, राइट? अब आपको फाइंड आउट करना है कि डेप्रिसिएशन टोटल कितना आएगा। तो सिंपल लॉजिक है, ये पूरे साल यूज हुआ तो 2,10,000 के ऊपर अपने 15% करें, लेकिन ये पूरे साल यूज नहीं हुआ तो इस पे 15% करेंगे, लेकिन 7th मंथ से अपने 31 मार्च तक जाएंगे, तो 9 मंथ्स, राइट? अब इसको कैलकुलेट करो कितना आता है 31,500 इसका, और इसका आंसर 26,025। ये क्या था? 68,625 टोटल कर दो। 100,125। क्या कर रहे हो? 38,363 तो 38,362 इसमें ऑप्शन में लिखा है, राइट? पॉइंट में आंसर आता है 61,000 है, 6,10,000 नहीं है। तो 61,000 इंटू 15% इंटू 9/12 करो तो आंसर आता है 6862.5। तो मैंने 63 कर दिया है। नीचे आंसर में भी 1 रुपए की जो अपने क्या वैल्यू में डिफरेंस आता है, तो 1 रुपए का डिफरेंस आगे पीछे कर सकते हो। ऑप्शन जो है वही लिखना है अपने को, राइट? तो दिस इज डी ऑप्शन। नाउ पार्टनरशिप फॉर्म में 7:3 में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर्म का 15,000 रुपए का, सैलरी ऑफ बोथ द पार्टनर्स 8,000 है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 9,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। सिंपल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 15,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,000, ईच नहीं लिखा है 8,000, खाली 8,000 लिखा है, तो टोटल 8,000, बराबर। और इंटरेस्ट ऑन ये क्या है? ये सैलरी है, सॉरी। अब जो इंटरेस्ट है ना ड्रॉइंग के ऊपर वो तो अपने क्रेडिट में लिखते हैं, तो कितना बचा? ये इंटरेस्ट है 9,000। नाउ ये दोनों को टोटल करेंगे तो 24,000 आएगा, इसमें से 8,000 किया तो 16,000 बचेगा, राइट? ये 16,000 को हम दोनों के बीच में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 7:3 में। तो आंसर क्या आता है? 11200 और 4,800, राइट? ये ए बी और ये XY, ये आंसर आ गया। अपने क्या किया? पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आएगा, सैलरी डेबिट में आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपने क्रेडिट में लिखते हैं नॉर्मल। तो इनको टैली करेंगे तो 16,000 का नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया। उस नेट डिविजिबल प्रॉफिट को अपने PSR में यानी 7:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, क्लियर?
अब 67 ये हुआ 68 एंड 69 एंड 70 तीन में यहाँ पे करा देता हूँ, फिर इसके बाद में लिखने का टाइम था 68 देखो, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट हो ना तो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आते। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में रो मटेरियल 4,10,000 का है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसके अंदर मैं प्लस करूंगा डायरेक्ट वेजेस को, यानी 70,000 के डायरेक्ट वेजेस को प्लस करेंगे, राइट। और उसके बाद में अपने डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिखा है तो वो भी प्लस करेंगे 40,000, बट फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आएगा। 5,20,000, तो ये 5,20,000 तुम्हारी प्राइम कॉस्ट आ गई, राइट। अब 69 क्वेश्चन देखो, ए बी इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, लोन प्रोवाइड की, उसने फॉर्म को लोन प्रोवाइड की, पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, हम क्या देखते हैं? 6% इंटरेस्ट उसके अंदर देना है। लोन अगर हो तो 6% इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1,75,000 पे 6% कितना आता है? 10,500। दैट इज योर फाइनल आंसर। और 70 क्या लिखा है? वेजेस पेड रुपीज 6,000 ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज, मशीनरी को परचेज करने के टाइम पे अभी हमने यहाँ पे देखा ये इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने कहाँ पे ऐड किया? मशीन के वैल्यू में। तो हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे? मशीनरी अकाउंट के अंदर उसको अपने ऐड करेंगे, तो अपने मशीनरी में ऐड करना है, यानी 6,000। तो दिस इज योर आंसर। ओके, 71 में देखो, शॉल लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स A, B and C which are neither similar nor interchangeable at the time of closing its books of account for the year 2017-18. The historical cost and net realizable value of the closing stock are as follows. See, इन दोनों में से जो कम होने वो अपने टिक करेंगे। तो फर्स्ट में 10 लाख, दूसरे में भी 10 और थर्ड में 17, तो 10 10 प्लस 17 कर दो, आंसर आ गया। अपने आगे भी देखा है कि दोनों में से व्हिचएवर इज लेस, बराबर ने 10 10 और 17, तो आंसर डी आएगा 37। और अगेन वन पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म जो 500 एवरी एंड ऑफ द मंथ, तो ये वापिस आया एंड ऑफ द मंथ 72, ये तीनों को प्लस 500 इंटू 12% इंटू 66 बाई 12 करेंगे, दैट इज 330। 71 में जो जो तुमको आइटम लिखे ने 1 2 3 A B C, उसमें से A में 10 और 11 में से व्हिचएवर इज लेस, तो 10 लेके आता है। B के अंदर 12 लेके 10 लेके व्हिचएवर इज लेस, तो 10 लेके आता है। हाँ, तो कोई भी व्हिचएवर इज लेस होने उसको अपने सिलेक्ट करो और इन तीनों का टोटल कर दो, दैट्स योर आंसर। नाउ 73 72 ये रहा। ओके, अब 73, इफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर 60,000 जिसमें 20,000 ड्रॉइंग्स है और 25,000 शेयर फ्रॉम प्रॉफिट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अबे ना कोई दिमाग ये ना लगाए, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट नहीं गिना जाता, ओपनिंग पे गिना जाता है। तो ओपनिंग कैसे गिनूं? उल्टा जाना है पहले, तो पहले क्लोजिंग लिखे, तो क्लोजिंग बैलेंस है तुम्हारा 60,000, ड्रॉइंग्स को नॉर्मली क्या करते हो? माइनस करते हो, या उल्टा करेंगे प्लस, क्योंकि अपने बेसिक अमाउंट फाइंड आउट करनी है ओपनिंग बैलेंस, और प्रॉफिट को तुम प्लस कर दो, तो यहाँ करूंगा मैं माइनस 25,000, तो ये कितना आया तुम्हारा 55,000, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इसके ऊपर तुम 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 275, तो सोल्ड कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बराबर है 5%। ये 2750 फाइनल आंसर। ये तुम्हारा कैपिटल यस 55,000। हाँ,
उसका आंसर नहीं है तो ड्राइंग को माइनस करके देखो क्या आता है। हाँ? नहीं ये बराबर है, आपने ऐसे ही करना है सब, ये ऑप्शंस में गलत होगा। अब 74 ना लिसन, अब है नहीं ये वाला थोड़ा दिमाग लगा के करना है। देखो अपने हमेशा क्या करते जब भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती थी ना, तो मैं तुमको समझाने वक्त ये बात देखता था कि अपने बैलेंस शीट की डेट देखो पहले, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की डेट कौन सी है? 31 मार्च। हम ये डेट नहीं लेंगे, इसकी ओपनिंग डेट लेंगे। ओपनिंग डेट यानी 1/4/16, 31/3/17 क्लोजिंग डेट है। अपने को वो डेट नहीं लेनी की, उसकी ओपनिंग डेट यानी 1/4/2016। अब हमने लीज होल्ड प्रॉपर्टी को कब से परचेज किया है? 1/10/15 से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम पीरियड स्पेंड हुआ? ओनली 6 मंथ्स। 1/10 से लेके 1/4/16 तक जाओ, बराबर है। अगर 17 होता तो 1.5 साल होता, पर ये तो 16 है। 15 और 16 के बीच में दोनों में डिफरेंस खाली 6 महीने का है, तो 6 महीने को मैं 0.5 ईयर लिख सकता हूँ। अब टोटल कितने साल की लीज है? 5 साल की लीज। अब 5 में से मैं यूज कर चुका हूँ आधा साल, तो अब बचा कितना? 4.5 साल बचे। तो हम क्या करेंगे, जो तुमको लीज का अमाउंट दिया है ना 45,000, उसको बचे हुए ईयर के साथ यानी 4.5 से डिवाइड कर दो, तो 10,000 लीज रिटर्न हो। पहले क्या करने का, पहले तुम्हारी ट्रायल बैलेंस की डेट देखो, ट्रायल बैलेंस की ओपनिंग डेट पे जाओ, यानी ये नहीं ये डेट पे जाओ, और लीज को कब से खरीदा गया है ना, वहां से लेके ये डेट तक कितना टाइम उसको स्पेंड किया गया यानी यूज किया गया, वो देखेंगे। उसको अपने मेन ड्यूरेशन के अंदर से माइनस करेंगे, तो बचा हुआ ड्यूरेशन मिलेगा, उससे वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया। राइट। अब इसके बाद 75, ओपनिंग और फिनिश गुड्स 50,000, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के 50,000, क्लोजिंग 1 लाख, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 2 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पूछा गया है। सीओजीएस का मतलब क्या होता है? देखो सेल्स में से क्लोजिंग प्लस करके ओपनिंग माइनस कर दो, दिस इज सीओजीएस। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स दिया है ना आपको, एक मिनट आई एम रॉन्ग, एक मिनट। देखो मैं आपको टेबल वैल्यू बताता हूँ किस तरह से करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है पहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स प्लस कर दो, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर, तो अपना आंसर मिलता है सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कितना है सब दिया है, तो देखो पहले दिया है तुमको ये ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग आपको 1 लाख दिया, 1 लाख इज माइनस, और ये 2 लाख तुमको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, तो ये आएगा तुम्हारा 1,50,000। दिस इज करेक्ट आंसर। और ये तुम्हारा 75 नंबर। पहले 3-4 है ना, बहुत डिफिकल्ट है समझने के, बहुत डिफिकल्ट है। अब देखो कंप्यूट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया है, बराबर नहीं? आपको यहां से यहां जाना है उल्टा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45,000, उसमें आप क्लोजिंग को प्लस करो, ओपनिंग को माइनस करो, तो जो बचा वो तुम्हारा परचेज, दैट्स इट। क्या बोला मैंने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने तुम्हारे 45,000, उसमें 20,000 प्लस करके 30,000 को माइनस करो, दैट्स 35,000 आंसर। उल्टा जाना है, उल्टा जाएंगे तो जो माइनस है उसको प्लस करेंगे, जो प्लस है उसको माइनस करेंगे। ये दिया है आपको यहाँ तक पहुंचना, बराबर है ऐसा, पर परचेज है इसमें। नाउ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल में अभी आपको ये समझा चुका आगे कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता है, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें से रिटर्न माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट है सी, तो सी ऑप्शन सबसे बेस्ट।
अब 78 देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स की कैपिटल 10,000, वाई की कैपिटल 6,000। इंटरेस्ट 6% पेएबल है। वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी 8,000 दिया है। तो यही अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला कंसेप्ट। यहाँ पे अपने बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे 8,000। सैलरी कितने लिए? सैलरी 300 पर मंथ। तो 300 इंटू 12 करेंगे तो 3600 ये आ गया। नाउ उसके बाद में 10,000 कैपिटल और 6,000 कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल दोनों की मिला के 16,000 हो गई। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, अलग अलग भी लिख सकते, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसके ऊपर 6% तो 960 इंटरेस्ट। तुम अगर अलग लिखना चाहोगे 10,000 पे 600 और 6,000 पे 360 तो भी चलेगा, तो भी 960 होगा। अब ये 8,000 में से इन दोनों को माइनस करो। ये आता है 3440। आपको PSR क्वेश्चन में नहीं दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसको अगर अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दैट्स योर 720 720 फॉर बोथ। 720 एंड 1720 एंड 1720 सॉरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 79, 80 और 81 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ने आपको क्वार्टरली विड्रॉल बताया गया है, उसको कैसे करना है, और एक तो बिल्कुल अलग है। याद लिख देते। मिस्टर एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। कब उन्होंने स्टार्ट किया? 1 अप्रैल को। एंड कैलकुलेट द ड्रॉइंग। ईयर कब एंड होता है? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को। और हर महीने वो विड्रॉ करते हैं 1,000 पर मंथ, एवरी मंथ। तो तुम्हारे दिमाग में एवरी मंथ और बिगिनिंग में है, 1 अप्रैल लिखा है तो इसका मतलब बिगिनिंग से होगा। तो अपने बिगिनिंग से अगर शुरू करें तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा कि 78/12 कर दे, आंसर आ जाएगा गलत, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। नाउ अब मैं यहाँ से पीछे जाऊंगा। अगर 1 दिसंबर को विड्रॉल किया तो 1 मंथ का इंटरेस्ट, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल कितना हुआ? 45 मंथ्स। ये कितना होता है? 45 मंथ्स। समझे? नीचे से ऊपर अपने पहले 1 मंथ अगर एंडिंग होता है ना, अगर उसने विड्रॉल कब किया होता लास्ट डेट के ऊपर, तो यहाँ 0 से शुरू कर, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आता। लेकिन उसने बिगिनिंग में, क्योंकि शुरुआत कब की उसने बिजनेस की? 1/4 को, तो वहीं से उसने विड्रॉ करना शुरू किया। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो हम यहाँ पे 45 मंथ्स देखें तो 1,000 इंटू 10% इंटू 45/12 करो, आंसर बताओ। 375 375। रिमेम्बर, ये आंसर हमने क्या सपोज करके देखा है कि इफ विड्रॉल is on first day of every month। लेकिन अगर विड्रॉल हमने फर्स्ट डे पे नहीं किया होगा तो देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये आता तुम्हारा 36 मंथ्स। तो अब इसको अगर मैं गिनूं तो ये आएगा तुम्हारा 10% इंटू 36/2, 300 आता है, राइट? समझे? मैंने दोनों तरीके से आपको बताया। तो पहले में आंसर कौन सा है? 375, दैट इज अ राइट आंसर। बट अगर तुमको लिखा हो कि कब विड्रॉल किया जाता है
एंडिंग में विड्रॉल किया जाता है, तो अपने क्या करेंगे, एक 9 मंथ्स को ऊपर से हटा देंगे। सिंपल, ये 9 वाला मंथ ऊपर से हट जाएगा और 8 को टोटल करेंगे, तो ये आएगा तुम्हारा कितना, 36 मंथ। अपना आंसर यहाँ पे राइट, ये ऊपर वाला ही है 375, बराबर। अब इसके बाद वाला जो है उसमें क्वार्टरली विड्रॉल है, देखो राइट। देखो, मिस्टर एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 April 2019. Calculate the interest on drawing of Mr. Y at 10% per annum for the year ended on 31st December 2019. If we withdraw, कितना लिखा है, 3600 पर क्वार्टर। हर क्वार्टर में वो कितना 3600 विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो अब बात समझो कि पहले अपने 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का क्वार्टर, यानी इसमें अगर मैंने ऐसा सोचा कि बिगिनिंग में उन्होंने विड्रॉ किया, तो मुझे यहाँ पे अगर विड्रॉल किया तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। उसके बाद में 1/7 से लेके अगर 30/9 तक अगर जाऊं तो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मैं विड्रॉल कब कर रहा हूँ, 1/7 को कर रहा हूँ। मैं सपोज क्या कर रहा हूँ कि विड्रॉल में इनिशियल यानी शुरुआत की डेट पे कर रहा हूँ, तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और लास्ट में 1/10 से लेके 31/12 तक 3 महीने का, तो टोटल मिला के 18 महीने हुए। तीनों को मिला तो कितने महीने हुए, 18 महीने हुए। और अपने विड्रॉल कितने का किया है, 3600, तो अब ये 3600 इंटू परसेंटेज कितने, 10% इंटू 18/12 करो, आंसर बताओ, 540 रुपीज। वापिस क्या किया मैंने, 1 तारीख को विड्रॉल करना शुरू किया, ऐसा बोलते, और ये लोग क्वार्टरली विड्रॉल करते, तो पहला क्वार्टर 1/4 से 30/6 तक का, तो इसका मतलब ये 3 महीने का विड्रॉल तुमने 9 मंथ्स के इंटरेस्ट तुमको देना पड़ेगा, बिकॉज हम ऐसा सपोज करते हैं कि वो विड्रॉल पहली तारीख को शुरुआत में कर लेता है, बराबर। उसके बाद में 1/7, तो इसमें अपने 6 महीने बाकी बचते हैं, और अगर 1/10 देखो तो मुझे 3 मंथ्स उसके अंदर बाकी दिखते हैं, तो 9, 6 और 3 इन सबको टोटल करेंगे तो 18 मंथ्स आएगा, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 540 रुपीज इंटरेस्ट। कोई अगर इसको अलग तरीके से करना चाहे तो सेपरेटली ऐसे कर सकता है कि पहले 3600 का इंटरेस्ट 10% 9 मंथ्स के लिए, फिर 3600 का इंटरेस्ट 10% 6 मंथ्स के लिए, फिर 3600 का इंटरेस्ट 10% 3 मंथ्स के लिए। आंसर सेम आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 540। तो इतनी लंबी जफा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करेंगे अपने इसको ऐसे ही डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट, ये सब पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, हमारे सामने जो भी है ना वो। ओके, एंड द फाइनल वन, वापिस लीज वाला जाए, देखो ये जैसा किया है ना वैसा ही है लीज वाला। ये कौन सा है, 7081। देखो कब इसको अक्वायर किया गया, बैलेंस कब का है, 31/12/06, तो अपना ओपनिंग डेट देखने का तो 1/1/6 होगा, दिसंबर का महीना है, कैलेंडर ईयर हो तो इसका मतलब कि अपने जनवरी बिगिनिंग डेट है। अब हमने ये प्रॉपर्टी को अक्वायर कब किया था, 1/7/2004 से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को टाइम पीरियड कितना, मैं तुमको बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं डिटेल में जाऊंगा। 2004 और 2005 6 में यूजर नहीं हुई है प्रॉपर्टी, पहली तारीख तो है, बराबर नहीं, तो 2007-4 के अंदर 7 मंथ लिखा, तो मतलब 6 महीने प्रॉपर्टी यूज हुई, और ये पूरा साल, तो इसका मतलब 1.5 साल प्रॉपर्टी यूज हो चुकी। तो जैसे यहाँ पे अपने लिखा था वैसे ही टोटल 5 साल है, उसमें से मैं 1.5 साल माइनस करूँ तो बचते कितने, 3.5 साल, और अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 70,000, उसको मैं 3.5 से डिवाइड करूँ, 20,000 मेरी लीज, समझे ना। पहले क्या, जो डेट तुमको दी है ना वो डेट की ओपनिंग डेट निकालो, फिर जिस दिन परचेस किया था तब से लेके अभी तक का टाइम पीरियड गिनो, उसको टोटल ईयर में से माइनस करो, माइनस करने के बाद जो फिगर बचती है उसको अपने मेन अमाउंट के साथ में डिवाइड करेंगे, तो तुम्हारी लीज रिटर्न ऑफ आ गया, राइट। एंड द फाइनल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इसलिए तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए बनाया जाता है, तो खाली बीज राइट आंसर है, जो बी लिखा है ना वही राइट आंसर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जानने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए,
और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जानने के लिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटेंट है उसका भी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स जानने के लिए ऑब्जेक्टिव होता है उसका, राइट। यहाँ पे एमसी